Hello students, today we are going to start chapter 15 some natural phenomena. लास्ट 7th क्लास के अंदर आपने विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था। ये जो फिनोमेना होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही दो और डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम उसके जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं ताकि उससे होने वाला नुकसान कम से कम हो। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग एक ह्यूज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जो कि दो क्लाउड्स के बीच में या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में होता है। ठीक है। लाइटनिंग विच इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिंग बिटवीन द टू क्लाउड्स और अ क्लाउड एंड द अर्थ। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है दो क्लाउड या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में। और इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि लाइटनिंग कैसे होती है, हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत टाइम पहले डिस्कवर कर दी गई थी। जब रबिंग मटेरियल है, कोई दो भी ऑब्जेक्ट है, उनको जब आपस में रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। जब ये चीज़ पता चली तो इसी के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया था और इसके इफ़ेक्ट जो है वो हमने हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे हैं। अगर आप आपकी शर्ट को निकालोगे डार्क रूम में तो आपको एक शर्ट के ऊपर एक क्रैकल सा साउंड भी सुनाई देगा और कई बार स्पार्क भी दिखाई देता है। एक वेल नोन ट्रिक्स है चिल्ड्रंस की पार्टीज़ में कि वो बैलून को रब करते हैं और फिर उसको सीलिंग पर दीवार पर चिपका देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रब करने से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। और कई बार आपने जब नाइलॉन कारपेट पर वॉक कर रहे हो तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि इलेक्ट्रिक शॉक सा फील होता है। ये जो सारे एग्जांपल्स है जिसके अंदर हम बैलून हम सब क्या है, चार्ज्ड हैं। जब हम उस ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं किसी भी चीज़ को तो रबिंग से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और फ्रिक्शन से चीज़ जो है वो चार्ज हो जाती है। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द कन्वीनियंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म एनर्जी का प्रकार है जो हमारे पास अवेलेबल है। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फैंस, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, टेलीविजन एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स? It would be very difficult to live for even a day without some of these benefits of electricity. अगर हम हमारी लाइफ को इमेजिन करें कि बिना लाइट, पंखे के, टेप रिकॉर्डर, टीवी, फ्रिज, इन कंप्यूटर, मोबाइल, इनके बिना अगर आप रहो अपनी लाइफ इसके बिना इमेजिन करो तो लाइफ बहुत अजीब हो जाएगी। हमें ये सारी चीज़ें जो भी है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। Electricity is brought to our houses, factories and other places with the help of wires from electric power plant. इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर, फैक्ट्रीज या दूसरी जगह पर वायर की हेल्प से पहुँचाई जाती है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्चुअली नथिंग बट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उन चार्जेस को उनका जब मोशन होता है, मोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। In this article, we shall study some properties of electric charges or rest, which are also known as static electric charges. तो अब हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्जेस। अगर मान लो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली इन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में यही डिफरेंस है। At first, the Greek philosopher Thales of Miletus, 650 to 546 BC, observed that when amber, fossilized tree resin, is rubbed with fur, it attracted small bits of straw. But he could not explain this amber effect. Nothing more was known about this for the next 2000 years. जो एक फिलोसोफर थे थेल्स ऑफ मिलेटस, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि एम्बर क्या होता है? एक ट्री होता है। वो जब ट्री की डेथ हो जाती है और बहुत सालों तक वो ज़मीन के अंदर रहता है तो वो फॉसिलाइज्ड हो जाता है हीट एंड प्रेशर के कारण। तो उस फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन को जब हम रब करते हैं फर के साथ तो उसके बाद उसके
उस स्मॉल स्ट्रॉज जो होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। उसने ये ऑब्जर्वेशन देखी तो सही, लेकिन ये क्यों हो रहा है एम्बर का ऐसा इफ़ेक्ट, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और अगले 2000 ईयर्स तक इसके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली थी। In the year 1600, the English scientist William Gilbert showed that many substances besides amber acquire the property of attraction when rubbed. ईयर 1600 में इंग्लिश साइंटिस्ट जो थे विलियम गिलबर्ट, उन्होंने ये बताया था कि एम्बर के अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी इस तरह की अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है जब उनको रब किया जाता है। और उन्होंने इस प्रॉपर्टी का नाम, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन का नाम रखा इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है और इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्रीक में होता है एम्बर। The phenomenon of electric repulsion was first observed in 1672 by Otto von Guericke. He noticed that some feathers are attracted to a charged sulfur ball and after touching they were repelled from it. इलेक्ट्रिक रिपल्शन को सबसे पहले डिस्कवर किया था ऑटो वॉन, इन्होंने 1672 में इसको डिस्कवर किया था। और इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि कुछ फैदर जो पंख होते हैं वो सल्फ़र की जो चार्ज बॉल होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ उसको जब हम टच कर देते हैं तो वो उससे दूर जाने लग जाते हैं। मतलब नॉर्मली अगर पड़े हैं तो वो फैदर सल्फ़र बॉल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर हमने उन्हें टच कर दिया तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, पास अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। Around 1729, Stephen Gray, an Englishman, discovered that electricity can be transferred from one body to another when they are joined by a metal. 1729 में स्टेफन ग्रे नाम के जो इंग्लिशमैन थे, उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर्ड करी थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र करी जा सकती है अगर उन्हें किसी मेटल से हम ज्वाइन कर लें। तो जो फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रैंकोइस ड्यूफी, ये एक और नए साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकोइस ड्यूफी, ये 1696 में बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ 1739 में हुई थी। इन्होंने इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया था और कंडक्टर और इंसुलेटर में सब्सटेंसेस को बांट दिया था। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपने लास्ट ईयर 7th क्लास में पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो कहलाता है कंडक्टर। और जिन मटेरियल से या जिन सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी। अ पेंसिल, pen, rod or wood, scale made of plastic etc. do not show presence of electric charges because they do not attract each other. ये जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती है जैसे कि स्केल, पेंसिल, रॉड या पेन, ये चीज़ें कभी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रेजेंस को शो नहीं करती है क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी। But if someone tells us that a plastic comb can carry an electric charge, it may be a surprise to us. हम जनरली ये मानते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ों में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आपको कोई ये बोले कि प्लास्टिक कॉम, जो कंघी होती है प्लास्टिक की बनी हुई, अगर वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं तो ये हमारे लिए कुछ डिफरेंट होगा। बट दिस इज़ अ फैक्ट, ये लेकिन एक रियलिटी है। It may be equally amazing to know that a plastic pan, a plastic scale or an inflated balloon can get charge. इन्फ्लेटेड बैलून मतलब जो एक गुब्बारा जिसको हमने फुला रखा है, फुला हुआ गुब्बारा, स्केल या फिर प्लास्टिक पैन, इनको हम एक चार्ज कर सकते हैं। बट इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, हाउएवर एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट ओनली व्हेन इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव। तो साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको वो चीज़ें, कोई भी फैक्ट है वो तभी एक्सेप्ट करना है जब वो प्रूव्ड हो। नेगेटिव चार्ज को हम जब प्लास्टिक कोम, हम जब हमारे बालों, ड्राई हेयर में कोम को रब करते हैं तो जो हमारा कोम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 1। इसके अंदर ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी जो होती है वो अनचार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसके लिए हम एक बैलून लेंगे, इन्फ्लेटेड बैलून, मतलब इस तरह से जिसके अंदर हवा भरी गई है वो बैलून। एक वुलन पुलोवर लेंगे, यहाँ पर हम एक इन्फ्लेटेड बैलून लेंगे और उसको हमारा जो पुलोवर है, पुलोवर मीन्स आपने जो वुलन मटेरियल पहना हुआ होगा उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए आप रब करोगे, फिर उस बैलून को दीवार के पास ले जाएंगे तो हम क्या चीज़ देखेंगे कि जो बैलून है वो दीवार के चिपक जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैलून जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया था जब हमने उसको वुलन से रब किया था। सो ऐसे रबिंग करके किसी भी बॉडी को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी 2, टू प्रूव दैट अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट टाइनी बिट्स ऑफ पेपर टुवर्ड इटसेल्फ। ये एक्टिविटी आपने आपकी डेली लाइफ में करके देखी होगी, अगर नहीं करी है तो यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ। इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक प्लास्टिक रूलर मीन्स जो आपका स्केल होता है प्लास्टिक का, वो लेना है आपको। एक वुलन मटेरियल, कोई ऊन का बना हुआ कपड़ा, या फिर अगर आप खुद वो नहीं है तो आप आपके खुद के ड्राई हेयर जो है उसके ऊपर ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ एयर लिखा है, एयर की जगह यहाँ पर आप इसको हेयर कर दीजिएगा। फिर कुछ छोटे थर्माकोल के या फिर कागज़ के टुकड़े लेने हैं। अब इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक का जो स्केल है वो उसको आप आपके ड्राई हेयर या वुलन मटेरियल पर कुछ देर के लिए रब करोगे, और फिर उस स्केल को कागज़ या थर्माकोल के छोटे टुकड़ों के जब पास ले जाओगे तो वो जो कागज़ या थर्माकोल के जो छोटे टुकड़े हैं वो इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसके ऊपर चिपक जाएंगे। इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि चार्ज बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो जब हमने नॉर्मली जब अगर हमने उसको रब नहीं किया है और तब हम उस स्केल को पेपर के पास में ले जाएंगे तो उसकी तरफ पेपर बिट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम पर वो चार्ज नहीं है। लेकिन अगर उसको ड्राई हेयर पर या वुलन क्लॉथ पर रब कर देंगे तो वो स्केल चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद वो पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। The electric charges make the sparks fly off body when we take our clothes made from synthetic fibers such as nylon, terylene, etc. in darkness. जब कभी ये कुछ फैक्ट्स हैं, अगर किसी अंधेरे वाली जगह पर अगर हम हमारे कपड़ों को देखें ध्यान से, जो कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नाइलॉन, टेरिलिन से बने हुए हैं, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और वो कई बार स्पार्क के फॉर्म में हमें दिखते हैं। When you comb your dry hair with a plastic comb, the electric sparks fly off from your hair. It is because the hair and the comb get electrically charged on rubbing. जब हम हमारे ड्राई हेयर को प्लास्टिक कोम से बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक स्पार्क तब भी जनरेट होता है, क्योंकि हमारा हेयर और कोम जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रब होकर। It is the electric charge which make the cuffs and collars of your shirt very dirty. It is because the collar or cuffs get charged by friction and hence they attract dirt particles more from the air. ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि हमारी जो शर्ट के कॉलर या कफ्स जो होते हैं वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी पूरे कपड़े के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ये जो पार्ट्स हैं वो लगातार फ्रिक्शन के कारण चार्ज होते रहते हैं, और चार्ज होने के कारण ये एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ये वाले एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होते हैं और डर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब ये पता चला था कि चीज़ों को रब करने से वो चार्ज हो जाती है, तब डॉक्टर गिलबर्ट और कॉलम जो थे उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे। उन्होंने ग्लास रॉड और सिल्क को एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिया था, और कैट स्किन और एमोनाइट रोड को दूसरे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिया था, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर उन्होंने एबोनाइट रोड ली थी। एबोनाइट एक मटीरियल होता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको ये दिख रहा है, और इसको उन्होंने फिर कैट की जो स्किन होती है, बिल्ली की जो स्किन होती है, उससे रब किया था। फिर उसके बाद उन्होंने इसको एक सिल्क से बनी हुई थ्रेड से इस तरह से हैंग कर दिया था, है ना, सस्पेंड कर दिया था। अब जब इस इलेक्ट्रिकली रब्ड रोड के पास में हम कुछ दूसरी चीज़ें लाएंगे जिसको हमने कैट स्किन से रब किया था, तो इबेनॉइड रोड क्या करेगी, उस चीज़ को रिपेल करेगी। रिपेल मीन्स उससे दूर जाएगी, है ना। रिपेल अट्रैक्ट का अपोजिट हो जाता है। अट्रैक्ट मीन्स होता है पास आना, जबकि रिपेल मतलब होगा दूर। फिर जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके अंदर ग्लास रॉड ली थी और इसको सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया था। फिर उसको ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड की हेल्प से हैंग कर दिया जाता है, और उसके पास में कुछ चार्ज ग्लास रॉड के पास में कुछ दूसरी रॉड लाई जाती है जो कि सिल्क से रब करी गई थी। तो जब दोनों ही केस में क्या चीज़ देखी जाती है कि सस्पेंडेड ग्लास रॉड जो है वो रिपेल होगी, क्योंकि हम जो दोनों ऑब्जेक्ट पास ला रहे हैं वो दोनों ही ऑब्जेक्ट को हमने सेम चीज़ के साथ रब किया है, जिससे उसके ऊपर सेम चार्जेस क्रिएट हो गए और दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करेगी। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर फिर से उसी ग्लास रॉड को लेंगे और इसको फिर सिल्क से रब करने के बाद इसको फ्रीली सस्पेंड करके हम हैंग कर देंगे सिल्क थ्रेड की मदद से। अब इसके पास ग्लास रॉड के पास जब हम इबोनाइट रोड लाएंगे तो इबोनाइट रोड को हमने कैट स्किन के साथ रब किया था। ग्लास रॉड को
सिल्क के साथ रब किया है, जबकि इबोनाइट रोड को कैट स्किन के साथ रब किया है। तो ये देखा जाएगा कि ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड जो है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही है। ठीक उसी तरह से जैसे आपने मैग्नेट का अट्रैक्शन फील किया होगा, जब मैग्नेट को हम किसी लोहे के ऑब्जेक्ट के पास में ले जाते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट के पास में, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वैसा ही सेम बिहेवियर हमें ये चार्ज ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड के बीच में देखने को मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ नोटिस करी है कि चार्ज ग्लास रॉड जो है वो दूसरी चार्ज ग्लास रॉड से तो दूर जा रही है, जबकि चार्ज ग्लास रॉड दूसरी चार्ज इबोनाइट रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये एक ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है। जब ग्लास रॉड को हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो वो डिफरेंटली चार्ज हो जाती है इबोनाइट रॉड के कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्लास रॉड को तो सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, जबकि इबोनाइट रॉड को हमने वुलन क्लॉथ के साथ रब किया था। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे साइंटिस्ट ने कुछ कॉन्क्लूजन बनाए कि चार्जेस जो होते हैं वो दो अलग अलग तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से, जबकि नेगेटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं माइनस साइन से। इसके जो कन्वेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज ग्लास रॉड पर एक्वायर हुआ था, ग्लास रॉड पर जो चार्ज था जब हमने उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, वो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, और उसको ऐसे प्लस साइन से बताते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज इबोनाइट रॉड पर आया था जब हमने उसको वुलन क्लॉथ पर रब किया था, तब वो था नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को माइनस साइन से बताया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक टेबल बता रखी है। इस टेबल में हमें जो भी एक्सपेरिमेंट के हमारे जो कॉन्क्लूजन है वो बता रखे हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज किस पे था? ग्लास रॉड पर, और नेगेटिव चार्ज था सिल्क पर। फिर इधर सेकंड केस में वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज इबोनाइट रॉड पर था। तो इसके बेसिस पे हमें क्या पता चलता है कि जो दो बॉडीज़ जैसे सेम कॉलम की जो दो बॉडीज़ अगर हम देखें, जैसे कि ग्लास रॉड और वुलन क्लॉथ, ये सेम कॉलम्स हैं, जबकि सिल्क और इबोनाइट रॉड सेम कॉलम्स हैं। अगर सेम कॉलम वाली चीज़ें हम एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, जबकि अगर हम डिफरेंट कॉलम वाली चीज़ें, जैसे मान लो ग्लास रॉड के पास हम क्या ले गए, इबोनाइट रॉड ले गए, या वुलन क्लॉथ के पास सिल्क ले गए, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। तो अभी जो हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उसकी क्या कॉन्क्लूजन है या क्या निष्कर्ष है, इससे ये हमें पता चलता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज ग्लास रॉड के जैसा होता है वो कहलाता है पॉजिटिवली चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो इबोनाइट रॉड पर था वो कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज। लाइक चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस मीन्स सिमिलर, एक जैसे चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब दूर दूर जाते हैं। जैसे अगर मान लो हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, पहला ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये सेम चार्जेस हो गए। तो सेम चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर जाएंगे। या फिर ये माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस भी हो सकते हैं। अनलाइक चार्जेस मीन्स डिसिमिलर चार्जेस, अगर एक ऑब्जेक्ट पे प्लस चार्ज है तो दूसरे पर माइनस होगा। इस तरह के जब चार्जेस होते हैं तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अपने आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का होता है वो इवन वैक्यूम में भी ऑपरेट हो सकता है। जहाँ पर कि कोई भी एयर नहीं प्रेजेंट होती वहाँ पर भी ये इस तरह से अपोजिट चार्जेस का जो अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 3, टू शो दैट रिपल्शन इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा, श्योर, हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देने वाला टेस्ट होता है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए एक्टिविटी दी गई है। इसके अंदर हमें एक प्लास्टिक सोडा स्ट्रॉ, प्लास्टिक की बनी हुई जो स्ट्रॉ होती है वो यूज़ करनी है, एक रेज़र की ब्लेड चाहिए, कोई भी वुलन मटेरियल, और एक कॉमन पिन। हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जो सोडा स्ट्रॉ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे ब्लेड की मदद से। व एक पार्ट जो है सोडा स्ट्रॉ का उसको हम ब्लेड की मदद से वहाँ पे हैंग कर देंगे, और जो दूसरा पार्ट है वो टेबल टॉप पर रख देंगे कॉमन पिन की हेल्प से। फिर हम जो सोडा स्ट्रॉ है उसको फ्रीली ऑसिलेट होने देंगे कॉमन पिन से ऑसिलेट होने देंगे, मतलब वो अपनी जगह से मूव करेगी फ्रीली।
आपको फ़ैन स्विच ऑफ कर देना है अगर वो फ़ैन चल रहा है तो फर्स्ट पार्ट को तो हमने ऐसे ही रख दिया। अब जो सेकंड पार्ट है सोडा स्ट्रॉ का, उसको हम रब कर देंगे वुलन मटेरियल से ताकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए। अब इस चार्ज सोडा स्ट्रॉ के पास जो वर्टिकली सस्पेंडेड चार्ज सोडा स्ट्रॉ थी, जैसे फिगर 15.A में है, उसको हम उसके पास ले जाएंगे। तब हम ये चीज़ नोटिस करेंगे अनचार्ज सोडा स्ट्रॉ जो है वो चार्ज सोडा स्ट्रॉ की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना। ये चार्ज सोडा स्ट्रॉ है, इसको हमने वुलन क्लॉथ से रब किया है, और ये वाली जो है ये अनचार्ज है। जब इसको इसके पास ले जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगी। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलेगा यहाँ पर कि जो चार्ज बॉडीज़ हैं, चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब हम जो ये सस्पेंडेड प्लास्टिक सोडा स्ट्रॉ को जो वुलन मटेरियल से रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, और पहले जो हमारी स्ट्रॉ थी वो अनचार्ज थी। तो अनचार्ज और चार्ज जब दोनों स्ट्रॉ को पास लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि सिमिलर चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे, और जो अट्रैक्शन होता है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो हमेशा होता है चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में, या फिर दो अपोजिटली चार्ज बॉडी के बीच में। हम अट्रैक्शन को कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योरेस्ट टेस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन रिपल्शन को लिया जा सकता है सिमिलर चार्ज बॉडीज़ के बीच में, क्योंकि रिपल्शन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योरेस्ट टेस्ट है, जबकि अट्रैक्शन इसका श्योरिटी टेस्ट नहीं है।